my dear student, welcome to my class for education. Today's topic is a very important and my favorite, one of the most favorite topic is 14 principle of management. पता है ये मेरा फेवरेट क्यों है? हमारी एक धारा मिस थी, हमारे कॉलेज में हमें वो पढ़ाती थी. उन्होंने पता क्या बोला था, बच्चा अगर तुम्हें कुछ भी न लर्न हो तो बस 14 प्रिंसिपल रट के जाओ और ऑब्जेक्टिव कर लो, पास होना तो फिक्स है. बट मैंने भी आप जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 14 प्रिंसिपल है, पूरे 14 पॉइंट याद कैसे होंगे, उसके अंदर का कैसे लूँगा. मैम ने बोला एक शॉर्टकट देती हूँ, वो शॉर्टकट में लाई हूँ आज आपके सामने. अगर वो शॉर्टकट से आपको लर्न हो गया तो बस समझ लो आपका तो बेड़ा पार हो गया. और अंदर का कैसे लिखना है भी मैं आपको समझा दूंगी. अच्छा, मैम ने एक और बात बोली थी, ऐसा लर्न करना है कि अगर नींद से जगा के भी कोई पूछे 14 प्रिंसिपल क्या होते हैं तो आराम से बोलना ना चाहिए. मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी. देखो फटाफट देखो बच्चों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मेरी पूरी कोशिश है कि पूरा 14 प्रिंसिपल मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म करूं. अगर नहीं हो पाए तो नेक्स्ट लेक्चर में करें. पर सबसे पहला हमें किसको देखना है, शॉर्टकट को. इसी शॉर्टकट के जरिए मुझे आज तक 14 प्रिंसिपल वर्ड टू वर्ड रट्टा याद है. चलो देखते हैं 14 प्रिंसिपल का शॉर्टकट क्या है बच्चों. दादू स्कोर कितना हुआ इंडिया का, क्या है शॉर्टकट, दादू. ऐसा इजी शॉर्टकट अभी तक किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा. क्या है, दादू स्कोर कितना हुआ इंडिया का. याद रहेगा कि नहीं, बताओ बताओ बताओ. दादू स्कोर कितना हुआ इंडिया का, बस याद हो गया 14 प्रिंसिपल. देखो बच्चों, इसमें पूरे 14 तो नहीं है क्योंकि एग्जाम में 14 प्रिंसिपल आते भी नहीं है. बस या तो 7 या 6 या 5 आएंगे. लेकिन हम लोग आज 12 प्रिंसिपल पढ़ेंगे. अगर आप चाहते हो कि मैं और पढ़ाऊं, पूरे 14 पढ़ाऊं, तो कमेंट जरूर करना. ओके, देखो हमारा शॉर्टकट क्या था, दादू स्कोर कितना हुआ इंडिया का. अभी देखो 1 बाय 1 देखते हैं. डी मतलब दादू, डिवीजन ऑफ वर्क. दादू के डी से क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क. ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो डी से क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क. ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डी से डिसिप्लिन. डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन. U2 है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एस फॉर स्केलर चेन, C for centralize, O for order, R for remuneration, E for equity, I for initiative. देखो मुझे कैसे लाना है वैसे ही आपको भी जल्दी से लाना हो जाएगा. बस जल्दी से ध्यान से देखिए और प्लीज इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ये गलती कभी मत करना. ये रामबाण उपाय आपके बोर्ड के लिए, क्योंकि ये 100% बोर्ड में आएगा. कहीं ना कहीं एग्री डिसएग्री में डाल दिया रहेगा, या शॉर्ट नोट में आएगा, या आंसर द फॉलोइंग में आएगा. क्या आएगा, राइट 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. पहले देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, फिर आते हैं इसकी इस पे. चलो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा था, हेनरी फ्योल ने. जैसे हमें जो जन्म देता है उसे हम पापा कहते हैं, माँ कहते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट को पूरी तरीके से अगर नई दिशा किसी ने दिखाई है वो है हमारे हेनरी फ्योल जी. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फ्योल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिसने पूरे मैनेजमेंट को जन्म दिया, एक नई दिशा दिखाई, एक नई राह दिखाई और कुछ चेंजेस किए. इसीलिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. क्या आएगा क्वेश्चन आपको, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है, फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल. ओके, तो ये बहुत ही अच्छे एक इंजीनियर थे और इनको सोचो कितना माइंड था, इन्होंने इन सारे रूल्स बनाए. अच्छा, ये रूल्स मतलब क्या होते हैं, देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स, यानी कि अगर आप इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी बिजनेस को चलाओगे तो आपका बिजनेस 100% श्योरिटी के साथ बंद नहीं होगा. तो देखो आप जब इसके अंदर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे रूल एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी यूजफुल की होने वाली है, जिससे आपका बिजनेस अच्छा रन होगा. ओके, अब आते हैं हमारे यहाँ के पॉइंट पे. आपके सामने क्वेश्चन आएगा, राइट 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है मैनेजमेंट किसको बोलते हैं,
वो तो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। उसके बाद लिखना है ये मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखा किसने था? हेनरी फ्योल ने, जो इनके फादर थे, किसके? पूरे मैनेजमेंट के। अब स्टार्ट करते। ओके, ये पूरा मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दिया है। अब स्टार्ट करते बताना। ओके, डी फॉर क्या होता है बच्चों? डिवीजन ऑफ वर्क। देखो अभी मैं अपने मेथड से समझाऊंगी, बुक के मेथड से हम बाद में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? डिवीजन मतलब बांटना। डिवीजन मतलब बांटना। जो झाड़ू मारने का उसकी लायकी, उसे झाड़ू मारने का काम। जो अकाउंटेंट है उसे अकाउंटेंट का काम। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, गिनती जानता है, नंबर्स जानता है, उसे पैकिंग का काम। अंडरस्टूड? यानी कि उस एम्प्लॉय की एबिलिटी, स्किल और टैलेंट के हिसाब से उन लोगों का काम डिवीजन में बांटना। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार एक काम करती हूँ, इसको ये काम देती हूँ, ऐसा नहीं होता है। उसकी एबिलिटी, टैलेंट और स्किल के हिसाब से वर्कर को काम डिवाइड करके दो तो आपका काम अच्छा चलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके की जिम्मेदारी। अगर हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी और डिसिप्लिन का बैलेंस बिटवीन प्रॉपर होना चाहिए। पता है क्यों? अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दे दी, सपोज मेरा क्लासेस है, मैंने चाबी एक बच्चे को दे दी, जा भाई आज तू क्लास संभाल। अब वो सोचा मैं तो राजा बन गया, मिस ने मुझे बोला, आया क्लास में एंट्री किया, ले बच्चों को धोने लगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आपको अथॉरिटी दिए तो आप अच्छी तरीके से वो जिम्मेदारी निभाओ। एक ऐसे पर्सन के हाथ में आप अथॉरिटी दो जो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा। बिल्कुल बोर मत होना। चलते हमारे डी की तरफ। डिसिप्लिन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन, दे कैन रन अ प्रॉपर बिजनेस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता। अरे आप अपने स्कूल कॉलेज में ले लो, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हो, टाई नहीं लगा के जाते हो, सॉक्स शूज नहीं पहन के जाते हो, तो क्या अच्छा लगता है? स्कूल जैसा माहौल लगता है? नहीं ना। सेम वैसे एम्प्लॉय जब मन करा रहे, अरे चल भाई आज तो बारिश हो रही है लेट जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड होता है? डिसिप्लिन पे। और ठीक है, डिसिप्लिन अगर जो मेन हेड होगा, सुपीरियर, वो अगर कायम करके रखेगा डिसिप्लिन, तो उसके वर्कर, उसके नीचे काम करने वाले लोग भी डिसिप्लिन को प्रॉपर वे में रखेंगे और तभी आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चलेगा। कोई कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, ऐसा चलता है क्या? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, मुझे जल्दी जाने दो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइमिंग, टाइमिंग आने का और टाइमिंग जाने का, और डिसिप्लिन में पंक्चुअलिटी जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे यू की तरफ। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है? कभी भी हमें अगर कोई दो हेड आदमी कमांड दे रहा है, मम्मी ने बोला पानी लेके आ, पापा ने बोला खाना लेके आ, अरे मैं किसका सुनूं? एक ही जन बोलो, बस यही है यूनिटी ऑफ कमांड। यानी कि अगर हम किसी से कमांड ले रहे, रिसीव कर रहे, तो कोई एक ही सुपीरियर होना चाहिए, कोई एक ही बॉस, एक ही हेड। अलग अलग आदमी अलग अलग बोलेगा तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि हमें पूरा अपना जो काम होता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, डायरेक्शन के साथ करना चाहिए। हर काम सिस्टमेटिकली वे से हमारा होने चाहिए। बच्चों देखो बुक्स वाले जो है ना, जो बुक्स वाले हैं ना, वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? यानी कि जो डायरेक्शन होता है ना काम का, एक ही आदमी एक प्लान करके रखे कि ये काम प्रॉपर वे में ऐसा होना चाहिए। अभी दो लोग अपने आप को सेट समझते हैं, एक बोलेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ही प्लानर होना चाहिए जिसका फुल टू माइंड चलता हो। चलो ये हो गया यूनिट ऑफ डायरेक्शन। अब हम आते हैं अपने एस पे। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। देखो एस फॉर मतलब क्या हो गया? स्केलर चेन। देखो स्केलर चेन में आपको एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ तो प्लेस नहीं है, यहाँ बताती, ठीक है? स्केलर चेन में आपको ये भी बनाना है। देखो ये हो गया, सॉरी थोड़ा छोटा हो गया। ओके चलो, स्केलर चेन में आपको ये क्यों बताया पता है बच्चों? देखो सबसे पहला होता है टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? देखो ये हो गया हमारा टॉप लेवल। टॉप लेवल में आते हैं सुपीरियर, जो हेड होते हैं। क्या होते हैं? हेड।
ये हो गया हमारा मिडल लेवल। टॉप लेवल, मिडल लेवल। मिडल लेवल में कौन होता है? फोरमैन, फोरमैन, मैनेजर। और लोअर लेवल में अरे भाई अपने वर्कर लोग, सॉरी मिडल, लोअर लेवल में वर्कर एंड एम्प्लॉय या फिर ऑल स्टाफ। ओके देखो अब आपको समझाती हूँ मैं। ये किसका मैं बता रही हूँ? स्केलर चेन का। जब मैं पढ़ती थी, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा बच्चों, लेकिन जब मैं पढ़ती थी, और ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है कि हम ओन से लिख सकते हैं, तो हम लोग ने, मैंने ऐसा ही फंडा यूज किया था। क्योंकि देखो स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? जब टॉप लेवल ऑर्डर देगा किसको? मिडल लेवल को। जैसे रबड़ बैंड की फैक्ट्री है, आज किसी भी हालत में 1 लाख रबड़ बैंड रेडी होने ही चाहिए, तो मिडल लेवल क्या करेगा? टॉप लेवल से जो इंस्ट्रक्शन है रिसीव करेगा, और किसको देगा? खुद बनाएगा क्या रबड़? अरे भाई लोअर लेवल को देगा, तभी तो काम होगा ना। ठीक है, टॉप लेवल क्या करेगा? मिडल लेवल को ऑर्डर देगा, और मिडल लेवल टॉप लेवल से ऑर्डर को रिसीव करके लोअर लेवल तक उस ऑर्डर को प्रॉपर वे में पहुंचाएगा, तभी स्केलर चेन परफेक्ट चलती है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर। टॉप लेवल में कौन होता है? सुपीरियर, यानी कि पूरे हेड ऑफ द बिजनेस के। फोरमैन, मैनेजर, ये सब क्या हो गया? मिडल लेवल और लोअर। देखो काम ये नहीं करता है, हाँ, ना ये करता है ना ये करता है, ये सिर्फ ऑर्डर देने का काम करता है इसको, और बेचारे वर्कर लोग काम करते हैं। ओके नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन। क्या होगा? अच्छा, सी फॉर सेंट्रलाइजेशन। ओके अच्छा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बताओ? देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओके ओके, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर किसी एक ही इंसान के हाथ में होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना कि किसी एक ही इंसान के हाथ में पावर होनी चाहिए, नहीं तो क्या करता है वो पावर का गलत इस्तेमाल करता है। हमेशा सेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस बिटवीन होना चाहिए। बच्चों मैं आप लोग इसके एकदम शॉर्टकट आंसर बना के दूंगी बहुत ही जल्द, बस थोड़ा सा वेट करो। आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आने से पहले मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इसको शॉर्टकट आंसर बना के दे दूंगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्डर, देखो ये तो सीधी सी बात है भैया। ऑर्डर मतलब कोई भी सामान प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस। हर चीजें प्रॉपर वे में रखी होनी चाहिए। हम जैसे किचन में एंट्री करते हैं, ये यहाँ वो वहाँ, मजा आता काम करने में नहीं ना। हमेशा क्या बोलता है ये हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में सामान को रखोगे तभी आपका प्रॉपर बिजनेस रन होगा। ले दे के या हर बात एक ही बात बोलना चाह रहा है, अगर आपको बिजनेस में अचीवमेंट चाहिए तो प्रॉपर वे में ऑर्डर में आप सामान को एडजस्ट करो, एम्प्लॉय को प्रॉपर वे में रखो। नेक्स्ट आएगा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी कि पगार। रेम्यूनरेशन यानी कि पगार। एक एम्प्लॉय को फेयर पगार देनी चाहिए। फेयर मतलब न्याय वाली, जितना उस बेचारे का हक है। अब ऐसा नहीं है मैंने कोई कंपनी खोली, मेरी कंपनी नहीं चली तो क्या मैं पेमेंट नहीं दूंगी उन लोग को, वर्कर लोग को? अगर मुझे लॉस हुआ है तो ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने क्या, लेकिन वर्कर लोग ने तो बेचारे लोग ने काम किया ना, तो वो क्या बोल रहे, जिस वर्कर ने जिस हिसाब से, जिस टैलेंट से काम किया है उसे उस टैलेंट के हिसाब से प्रॉपर पैसे देने चाहिए। क्योंकि देखो ये पेमेंट ही ऐसी चीज है जो एक वर्कर को मोटिवेट करता है। देखो अगर आप काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। वो ऐड देखा ना आपने, 1 तारीख, कौन सा? डेयरी मिल्क का, खुश है जमाना आज 1 तारीख है, क्योंकि 1 तारीख में हमें क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन। अगर एक वर्कर को प्रॉपर वे में वेजेस या सैलरी दिया जाएगा तो वो कितनी खुशी खुशी काम करेगा। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, वैसे हम वर्कर को किसकी जरूरत पड़ती है? सैलरी की, वेजेस की। नेक्स्ट, इक्विटी यानी कि समानता। हमें हर वर्कर में समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तू छोटी कास्ट का है तो तू झाड़ू मार, तू बड़ी कास्ट है तो अकाउंट पे बैठ, नहीं। हर वर्कर को उसकी एबिलिटी और टैलेंट के हिसाब से उसके काम देना चाहिए। पता है क्यों? 3 इडियट मूवी देखी ना आपने, ऊपर वाले ने थप्पा कहाँ लगा के भेजा है कि तू हिंदू है तू मुसलमान है। इसीलिए जाति पाति का भेदभाव ना करते हुए प्यार मोहब्बत से जिसकी जो एबिलिटी है उसे उस एबिलिटी के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए और भेदभाव नहीं करनी चाहिए। हो गया इक्विटी। नेक्स्ट आते हैं इनिशिएटिव। ये भी मेरा फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट है। पता है क्यों? पता है क्यों?
क्योंकि अगर आप बिजनेस में कुछ ना कुछ जब तक नया नहीं करोगे, मैं गारंटी से बोलती हूँ आपका बिजनेस नहीं चलेगा। देखो, लक्स साबुन था पहले, तो क्या जैसे पुराना लक्स था अभी तक वैसे लक्स चला आ रहा है। अरे पार्ले ले लो, पार्ले कैसा था, पार्ले गोल्ड कैसा रैपर आ गया ना। लक्स साबुन देखो, पहला लक्स कैसा था, फिर लक्स कैसा आ गया। जॉनसन बेबी देख लो, सिर्फ व्हाइट प्रोडक्ट में मिलता था, फिर कौन से प्रोडक्ट में मिल गया, फूल वाले प्रोडक्ट में, यानी कि पिंक कलर में। ये ऐसा ये लोग पता है क्यों करते हैं? क्योंकि बिजनेस, क्योंकि मतलब लोग बोर हो जाते हैं ना, वही एक रैपर बोरिंग सा देखते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या करते हैं वो लोग? कभी भी आपको अगर बिजनेस में कुछ रनिंग आगे करना है, तो आप बिजनेस में पब्लिक को कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करो। जब तक आप पब्लिक को नया दोगे तब तक पब्लिक आपको देखेगी। जिस दिन आपको पब्लिक को आपने नया देना बंद कर दिया, आपका बिजनेस भी क्लोज आउट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि हमेशा बिजनेस में क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ डायनामिक यानी कि नया करके हमेशा दिखाना चाहिए। देखो, पहले के ज़माने में, पहले नहीं ज़्यादा, थोड़ा-सा ब्लैक बोर्ड था ना, फिर व्हाइट बोर्ड आया, उसके बाद प्रोजेक्टर आया। अभी ब्लैक बोर्ड पे कोई पढ़ाएगा तो आप बोर हो जाओगे, वही देख-देख के बोर हो गए। ये क्या हो गया? व्हाइट बोर्ड। मुझे पता है कुछ लोग इस पे भी बोर हो जाते होंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर से मेरा प्रोजेक्टर 100% आएगा। बट आप लोग बोर्ड को इग्नोर करिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। आपको ब्लैक बोर्ड पे भी वही चीज़ मिलेगी, व्हाइट बोर्ड पे भी मिलेगी और प्रोजेक्टर पर भी मिलेगी। ओके, देखो, नेक्स्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारे लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लंबा सा है, इसका पॉइंट तो याद नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर मटेरियल बहुत मस्त है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को समझा दूं। चलो, क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, यानी कि जो सबऑर्डिनेट, जो वर्कर लोग रहते हैं ना, वो इंडिविजुअली अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो ये नहीं सोचते कि मेरा फायदा, वो सोचते अगर कंपनी का फायदा हुआ तो मेरा भी फायदा हुआ। कंपनी फायदे में रहेगी तो सैलरी बढ़ा के देगी, कंपनी फायदे में रहेगी तो बोनस देगी, इंसेंटिव देगी। इसलिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, वो हमेशा पर्सनली अपना इंटरेस्ट कभी भी नहीं रखता। वो किसका इंटरेस्ट रखता है? ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खुश तो मैं भी खुश। चलो फटाफट से एक रिकैप कर लेते। ओके, चलो, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो किसने लिखा था? हमारे पिताजी ने, हेनरी फ्योल। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल एक इंजीनियर थे और साथ ही साथ वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, उन्होंने रूल्स क्यों बनाए? ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चले, आपका बिजनेस किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद ना हो। अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो 100% आपका बिजनेस अच्छा रनिंग करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? इसका शॉर्टकट क्या था? दादू। स्कोर कितना हुआ इंडिया का? डी। दादू का डी क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क। ए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दादू का डी क्या हो गया? डिसिप्लिन। यू, यूनिटी ऑफ कमांड। दादू स्कोर। एस, सेंट्रलाइज। सी, स्केलर चेन। ओ, ऑर्डर। आर, रेम्यूनरेशन। ई, इक्विटी। आई, इनिशिएटिव। हो गया ना आपका कंफर्म? देखो बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज, मैंने बहुत मेहनत की है इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए, तो प्लीज मुझे एक प्यारा सा लाइक और कमेंट्स जरूर करना और अपने उन सारे फ्रेंड्स को भेजना। मैंने बताया ना कितने मार्क्स का था एग्जाम में? ये 7 मार्क्स का, तो इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स का आया तो 7 पॉइंट, 7 मार्क्स का आया 8 या 9 पॉइंट। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे पढ़ेगा इंडिया। बाय बाय।